सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सब आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा हूँ। तो बच्चों, अपने पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज का हमारा मंत्र है देवी मंत्र। आज हम देवी मंत्र का उच्चारण करेंगे और सभी छात्र उसे कंठस्थ करने का अभ्यास भी करेंगे। चलिए मेरे साथ देवी मंत्र का उच्चारण। हाथ जोड़िए, आंखें बंद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी बच्चे इस मंत्र को कंठस्थ करने का भी अभ्यास करेंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, तो हमें इनका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपको निर्देश देती हूँ। साथ में कोई भी पेन या पेंसिल अपने पास रखेंगे आप, जिससे कि आपको अगर कुछ रेखांकित करने के लिए बताया जाए तो वो आप कर सकें। और साथ साथ जो भी आपको निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन करेंगे। जो जो आपको अंडरलाइन करने के लिए, रेखांकित करने के लिए बोला जाएगा, जिन शब्दों को, जिन वाक्यांशों को, वो आप करेंगे, ताकि जब आप पाठ की पुनरावृत्ति करें तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ पर आते हैं। हमारा पाठ है उपसर्ग, जिसके बारे में हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का अर्थ होता है, जैसे हमने अंग्रेजी शब्द प्रीफिक्स से जाना था, उपसर्ग का अर्थ होता है प्रीफिक्स, यानी कि प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स लगना, पहले लगना। और किसके पहले लगना? मूल शब्द के पहले लगना और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना प्रीफिक्स कहलाता है, यानी कि उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक साथ रखिए। हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं, वो उनको हम प्रॉपर शब्द नहीं कहते, वो शब्दांश कहलाते हैं, यानी कि शब्दों के अंश कहलाते हैं। और ये मूल शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों से पहले लगकर या मूल शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये परिवर्तन सकारात्मक, नकारात्मक दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल हार का उदाहरण दिया था। हार, अगर इसके आगे आ उपसर्ग लग जाता है तो ये बन जाता है आहार, जबकि हार का अर्थ देखा जाए तो हार का अर्थ है पराजय। और अगर आ उपसर्ग लगाकर आहार बन गया तो आहार का अर्थ हो जाता है भोजन। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण देखा था, पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है बेटा, सभी जानते हैं। अगर उसके आगे कु उपसर्ग लग जाता है तो बन जाता है कुपुत्र, यानी कि बुरा बेटा। अगर उसके आगे सु उपसर्ग लग जाता है तो बन जाता है सुपुत्र, यानी अच्छा बेटा। तो यह परिवर्तन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में हो सकते हैं। फिर हमने बात की हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव जो उपसर्गों की तरह प्रयोग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में चर्चा की थी और उन्हें समझा था। आज हम संस्कृत के अवयव के बारे में बात करेंगे, संस्कृत के अवयव को समझेंगे और हिंदी के उपसर्गों पर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे संस्कृत के अवयव क्या होते हैं, किस प्रकार उनका प्रयोग होता है, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं। उसके बाद हम उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्गों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखिए, ताकि आपको जो भी बताया जाए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर हमारे साथ उसका अध्ययन करें, ताकि आप बाद में उसकी आराम से ध्यान से पुनरावृत्ति कर सकें। और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है अपनी कक्षा के बाद, जैसे अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं या लाइव क्लास भी है, उसके बाद उस पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करें, ताकि अगर उसमें से कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पाए हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोबारा समझना चाहते हैं, तो जैसा कि आपके विद्यालय में पुनरावृत्ति क्लासेस की या जो आपकी डाउट क्लासेस की
आपके लिए व्यवस्था की गई है ताकि आप उसमें हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सके, हमसे पूछ सके और अपने संशयों का निवारण कर सके। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं और अपना ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको संशय नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ संशय अवश्य आएंगे होंगे आपके मन मस्तिष्क में, जो आप हमसे पूछकर उनका निवारण कर कर अपने पाठ को सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टार्ट। तो आप देखिए, जैसा कि उपसर्ग, आपने इसके नाम से इसके अर्थ को जान लिया, उपसर्ग की परिभाषा को आपने जान लिया। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों से या मूल शब्दों से पहले आकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के उपसर्ग हैं जो हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसके बारे में हमने पढ़ा, तथा संस्कृत के अवयव जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं जो प्रयुक्त होते हैं उपसर्गों के रूप में, उर्दू फारसी के उपसर्ग और तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखिए, प्रत्येक विषय पर हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला की जैसा आप पढ़ चुके हैं संस्कृत के उपसर्ग, उदाहरण देख लीजिए। जैसा कि पहला है सत, सत पुरुष, सत्कर्म। सत का अर्थ क्या होता है? अच्छा। और शब्द क्या हम बनाए हमने? सत्पुरुष, सत्कर्म। दूसरा है दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन या फिर बुरा। दुस्साहस, दुष्कर, दुष्चरित्र। अब आते हैं हम संस्कृत के अवयव पे। ये संस्कृत के अवयव जो हैं, ये कुछ ऐसे अवयव हैं जो उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है अव। अव का अर्थ अगर हम देखें तो होता है बुरा या हीन। तो अव उपसर्ग लगाकर जो शब्द हमने बनाए वो थे अवगुण, अवशेष, अवनति। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है चिर। चिर का अर्थ होता है पुराना, पुराना। चिरकाल, चिरायु, चिरंतन। अब हम आते हैं हिंदी के उपसर्ग पे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से हम इन्हें पूरा जितने उदाहरण दिए गए हैं उनके साथ इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अभी आपको उदाहरण के रूप में आप इसे समझ लीजिए। ऐसा ही एक फ्लो चार्ट आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी बनाएंगे ताकि आपको पुनरावृत्ति करने में सरलता हो। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। हिंदी जो उपसर्ग हैं वो संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, उसी के आधार पर ये बात कही गई है। इनको तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तद्भव उपसर्ग तद्भव, देशज तथा आगत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। आप सभी बच्चे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। देशज और आगत स्वरों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ, जब हम पाठ को पढ़ाते हैं आपको प्रत्येक शब्द के अर्थ के साथ आपको पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे का पाठ उस पाठ से संबंध रखता है। अगर आप इनके शब्दों के अर्थ समझेंगे तभी आप आगे पाठ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उससे संबंधित करके पढ़ पाएंगे। इसमें देखिए पहला उदाहरण है निर। निर का अर्थ होता है रहित या फिर नहीं। जैसे निर उपसर्ग से हमने शब्द बनाया निर्जन, निर्दोष, निर्मल, निर्वाह। दूसरा उदाहरण है वी। वी उपसर्ग। वी का अर्थ होता है विशिष्ट या फिर भिन्न। वियोग, विनाश, विवाद। अगला उदाहरण है सम। सम का शाब्दिक अर्थ है अच्छा, सम्मान, सम्मेलन, संयोग या फिर और भी उदाहरण आप इससे संबंधित बना सकते हैं। अब हम आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्गों पे। उर्दू फारसी के उपसर्ग वह उपसर्ग है जो उर्दू फारसी की भाषा से ही हिंदी भाषा में आए हैं और प्रयुक्त होते हैं। जैसे अल। अल शब्द का अर्थ होता है निश्चित। जैसे इससे जो बने शब्द हमारे अलबेला, अलबत्ता, अलविदा। दूसरा शब्द है बा। बा का अर्थ होता है अनुसार। जैसे बा मौका, बाकायदा, बाइज्जत। तीसरा उदाहरण है गैर, यानी कि गैर का जो अर्थ है वो है बिना, गैर कानूनी, गैर जरूरी। अब देखिए आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए सब में उर्दू फारसी के शब्द को हम बन भी रहे हैं इन उदाहरणों से, इन उपसर्गों से, वो उर्दू फारसी के शब्दों का ही निर्माण हो रहा है जिसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग।
अंग्रेजी के उपसर्ग वह उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि पहला है असिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है सहायक, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, जो इससे शब्द बने वो है असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर इत्यादि। अगला उदाहरण है वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट आदि। तीसरा देखिए, तीसरा है चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या फिर प्रधान, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर इत्यादि। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में से समझने का प्रयास करेंगे और सारे उदाहरणों के साथ इसे विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, संस्कृत के अवयव, संस्कृत के कुछ अवयव उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ मतलब व्यंजन से पूर्व, व्यंजन से पूर्व लगता है, इसका अर्थ होता है निषेध। जैसे अज्ञान, अभाव, अचेत। अन स्वरों से पूर्व, यह व्यंजन से पूर्व लगता है अ, और अन लगता है स्वरों से पूर्व, जैसे निषेध, इसका भी अर्थ है निषेध। जैसे अनागत, अनर्थ, अनादि। फिर है अव यानी बुरा, हीन, अवगुण, अवशेष, अवनति, अवसान। इसी प्रकार आगे हमारे पास और भी संस्कृत के अवयव हैं, जैसे कु यानी बुरा, कुकर्म, कुविचार, कुपात्र, कुपुत्र आदि। नी यानी रहित, निषेध, निवारण। स यानी अच्छा, सहित, सजल, सहर्ष, सन्मार्ग। सह यानी कि साथ में, जैसे सहयोग, सहपाठी, सहोदर। अधः यानी नीचे, अधः पतन, अधोमुखी, अधोगति। चिर पुराना, चिरकाल, चिरायु, चिरंतन। बहि बाहर, बहिर्मुखी, बहिष्कार, बहिगमन। पुरा पुराना या पहला, पुरातन, पुरातत्व, पुराधीन। इसी प्रकार इन शब्दों को बच्चे अपने आप से पढ़ेंगे, और अगर आपको इन्हें समझने में या किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है तो आप हमसे क्लासेस में पूछ सकते हैं या अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर हम आते हैं हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इनको तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम तद्भव शब्द सभी बच्चे जानते हैं, कर चुके हैं पहले। तद्भव उपसर्ग तद्भव देशी, देशज तथा आगत शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। आप सभी जानते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं और आगत शब्द कौन से होते हैं, उनके साथ यह प्रयुक्त होते हैं। अब उपसर्ग देखिए, यहाँ हमारे सारे उपसर्ग दिए हैं और यहाँ उनके अर्थ लिखे हैं और यहाँ उनके उदाहरण लिखे हैं। कुछ एक हम साथ में करते हैं, बाकी का बच्चे स्वयं करेंगे, स्वयं से पढ़ेंगे, और फिर अगर उनको पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट आता है या किसी प्रकार की समस्या आती है, जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो वो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हम वो आपको समझाएंगे। जैसे देखिए, पहला है अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। जैसे अजर, अछूत, अकाल, अचेत, अथाह। आ तक यानी समेत, आहार, आक्रमण, आजीवन, आरक्षण। फिर देखिए है अव यानी बुरा, हीन या उप। इसका अर्थ इन तीनों अर्थों में से किसी भी एक अर्थ से लिया जा सकता है। जैसे अवसर, अवकाश, अवगुण, अवतार आदि। अगला देखिए अनु। अनु का पीछे, समान या बाद में। जैसे अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद। फिर है उन यानी कि एक कम। 29, 49, 59 सभी क्या है, एक कम। जैसे 49, 50, 59, 60। तो अब देखिए उपसर्ग में यहाँ पे भी हमें सारे उपसर्ग दिए गए हैं, फिर उनके अर्थ दिए गए हैं, फिर उनके उदाहरण दिए गए हैं। उपसर्ग देख लीजिए, उप यानी निकट यानी छोटा या सादृश्य। जैसे उपवन, उपकार, उपदेश, उपग्रह। फिर है दुस यानी कठिन, बुरा, दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य। फिर है वी यानी विशिष्ट, भिन्न।
उदाहरण देखिए, वियोग, विनाश, विवाद, विरोध। फिर है सु, जैसे कु और सु का उदाहरण मैंने आपको पहले ही देकर बताया था, यानी अच्छा, जैसे सुगंध, सुडोल, सुफल या सुपुत्र। अब आते हैं हम उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग कौन से हैं, आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं, उदाहरण ये हैं, अर्थ ये हैं और उदाहरण ये हैं। जैसे अल यानी निश्चित, अलबेला, अलबत्ता, अलमस्त, अलविदा सारे उर्दू के शब्द हैं। खुश यानी अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुश नसीब, खुश मिजाज। बे यानी रहित, बेईमान, बेचैन, बेजान, बेचारा, बेअक्ल, बेरहम। फिर है ला यानी बिना, ला इलाज, लापता, लापरवाह, लाचार। दर, इसका अर्थ है में, यानी दरकिनार, दरख्वास्त, दरगाह। हर यानी प्रत्येक, हर दिल, हर दम, हर दिन। तो आप देख रहे हैं इन सभी शब्द, ये सभी शब्द जो हैं हमारे उर्दू फारसी के, इन सभी उपसर्गों से, उर्दू फारसी के उपसर्गों से हमारे उर्दू फारसी के ही शब्द जो हैं वो बनते हैं। उन्हीं का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए, जो अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से हमारे पास आए हैं। यहाँ है उपसर्ग जैसे असिस्टेंट, अर्थ है सहायक, उदाहरण असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। अब देखिए दूसरा है चीफ, यानी चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर इत्यादि। फिर है जनरल, यानी प्रधान। अब देखिए दोनों के अर्थ में भिन्नता है, लेकिन उपसर्ग अलग हैं और शब्दों का जो निर्माण होगा वो भिन्न होगा। जैसे जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर इत्यादि। डिप्टी यानी उप, सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर इत्यादि। अगला है वाइस यानी उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब यानी नीचे, अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी इत्यादि। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या सीखा इस पाठ से, हमने सीखा कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो उपसर्ग हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, और उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आप बच्चे सभी क्या करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है आज इस पाठ में, जो आपको पढ़ाया गया है उसमें आप उपसर्ग की परिभाषा जैसा कि आप लिख चुके हैं, सारे उपसर्गों के नाम लिख चुके हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों के आपको जैसे पहले बता दिया गया था। संस्कृत के उपसर्गों के 4 उदाहरण, फिर संस्कृत के अवयव के 4 उदाहरण, तत्पश्चात हिंदी के उपसर्गों के 4 उदाहरण, उर्दू फारसी के शब्दों के 4 उदाहरण तथा अंग्रेजी के शब्दों के 4 उदाहरण की आप एक सूची बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे उत्तर पुस्तिका में, और उसके बाद अपना पाठ का, अपनी पाठ्य पुस्तक में से उस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आपको जो गृह कार्य दिया जाता है, जैसा कि जो आज भी मैंने आपको गृह कार्य बताया, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और उसे साथ साथ याद भी करना है आपको। आप साथ साथ अगर कार्य याद करते रहेंगे, आपका कोई भी मतलब जो आपका कार्य है उसको कल पर नहीं छोड़ेंगे, आज का आज ही याद कर लेंगे और उसे आज ही उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, तो आपका कोई कार्य कल के लिए शेष नहीं रहेगा। और जब परीक्षा का समय आएगा तब आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ सिर्फ आप पुनरावृत्ति करेंगे और आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ सभी बच्चे मेरे निर्देशों का पालन करेंगे, अपना गृह कार्य पूरा रखेंगे और साथ साथ उसे याद भी अवश्य करेंगे। और बच्चों आपको अपना गृह कार्य अब स्कूल के ऐप पे अपलोड नहीं करना है,
आपको निर्देश दे दिए जाएंगे, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को विद्यालय तक कैसे पहुंचाना है और कब पहुंचाना है और कैसे क्या करना है आपको, वो सारे निर्देश आपको मिल जाएंगे। और हम वो आपको जब वो चेक कर लेंगे आप तक कैसे पहुंचाएंगे वो सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना गृह कार्य जो है वो पूर्ण रखना है। तो बच्चों, मिलेंगे अब अगली क्लास में, अपनी अगली कक्षा में या अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान और योग करते रहें।